हेलो स्टूडेंट, आज हम बेसिक मैथ्स का फिफ्थ चैप्टर देखेंगे। इसमें हम देखेंगे डिफरेंशिएशन और समझेंगे हम डिफरेंशिएशन स्लोप वगैरह होता है और इंटीग्रेशन वगैरह देखेंगे हम। ठीक है। डिफरेंशिएशन से पहले हम समझते हैं एवरेज स्लोप। ठीक है ना, एक किसी कर्व का एवरेज स्लोप या एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है ना, क्वांटिटी का कैसे निकालेंगे हम। जैसे मान लो यहाँ पर एक कर्व दिया गया है, वाई वर्सेस एक्स ग्राफ दिया गया है। इधर वाई एक्सिस है और इधर एक्स एक्सिस है। ठीक है। और यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना। डेल्टा एक्स हम समझ चुके हैं कि फाइनाइट चेंज होता है। ठीक है ना, अगर एक्स में डेल्टा एक्स ऐड करेंगे तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स मिल जाएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेट, और यहाँ का कोऑर्डिनेट वाई से डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई मिल जाएगा। ठीक है। इस लाइन को हम बोलते हैं सेकेंड। ठीक है ना, इस लाइन को बोलते हैं हम सेकेंड। इस सेकंड का अगर हमसे पूछा जाए स्लोप क्या है, ठीक है ना, इस सेकंड का अगर हमसे पूछा जाए स्लोप क्या है, तो हम बोलेंगे ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का स्लोप बताना है हमें, तो हम बोलेंगे ये थीटा है, इसी का टैन थीटा ले लेंगे हम। ठीक है ना। तो टैन थीटा अगर हम देखें तो टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है ना। तो इस सेकंड के स्लोप अगर हम बात करें, स्लोप ऑफ सेकंड क्या है, तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ सेकंड इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है। और इसी को हम एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी बोलेंगे। ठीक है ना, स्लोप ऑफ सेकंड को ही बोलेंगे हम एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एवरेज क्यों बोला, क्योंकि ये किसी इंस्टेंट पर नहीं है, किसी इंटरवल में है। ठीक है ना, कि एक्स से लेकर एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो इंटरवल है, उस इंटरवल में ये है रेट ऑफ चेंज। तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। और रेट ऑफ चेंज किसका है, वाई का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना वाई चेंज हुआ कितने एक्स पर, तो डेल्टा वाई वाई में चेंज है डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स एक्स में चेंज है। तो डेल्टा वाई चेंज वाई में आया, कब आया, डेल्टा एक्स जब एक्स चेंज हुआ। तो पर यूनिट वाई कितना चेंज हुआ, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं। तो मिल जाएगा हमें डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेंगे तो ये भी क्या होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा। कहीं पर अगर हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है या सेकंड का स्लोप निकालना है, या बोला गया कि इस पॉइंट से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट तक स्लोप निकालना है हमें, ठीक है ना, तो वहां पर हम एवरेज रेट ऑफ चेंज से ही कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, या स्लोप ऑफ सेकंड से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में थोड़ा रखना है कि ये लाइन सेकंड बोलते हैं और इस सेकंड का स्लोप क्या रहेगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स रहेगा। ठीक है। अभी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आने लगेगा थोड़ा थोड़ा। जैसे ये एक पहला न्यूमेरिकल करते हैं, ध्यान से देखना। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3 फॉर कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई कर्व है। ठीक है ना, कैसे होगा वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे भी हो सकता है ये कर्व, अभी तो हमें पता है तो हमने बना लिया। कुछ ऐसे होगा, x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर देखो y की वैल्यू कितनी रहेगी, x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कितना देगा, तो x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। अच्छा, x इज इक्वल टू 3 पर, जब x इज इक्वल टू 3 होगा तब y कितना रहेगा देखो, तो x इज इक्वल टू 3 रहेगा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी देखो ध्यान से, तो इसी पर पूछेंगे, इसी कर्व से। इस फंक्शन पे x की वैल्यू 3 रखो, देखो कितना आएगा y, तो y कितना मिल गया हमें, x इज इक्वल टू 3 रखने पर y की वैल्यू मिल गई 9। तो यहाँ पर 9 है। तो अब ध्यान से देखना, ये जो डेल्टा वाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वाई में चेंज आया, डेल्टा वाई कितना होगा, तो डेल्टा वाई वैसे तो होता है वाई टू माइनस वाई वन, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सिंपल दिख रहा है हमें 9 - 1। ठीक है ना, 9 - 1। ठीक है ना, डेल्टा वाई चेंज इन वाई कितना है, 9 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। डेल्टा वाई पता चल गया।
अच्छा डेल्टा एक्स क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस इज डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, तो हम लिखेंगे x2 माइनस एक्स वन। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स वन। अभी तो इतना कुछ लिख रहे हैं, वैसे डायरेक्ट आप लिख सकते हो, इतना तो समझ में आ गया होगा अब आपको। 3 - 1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, तो ये मिल जाएंगे हमें 2। तो डेल्टा वाई पता चल गया, डेल्टा एक्स पता चल गया, अब हमें निकालना स्लोप, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स स्लोप होता है, तो हम लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज, जो भी ये लिखा है एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कितना आ गया, या एवरेज रेट ऑफ चेंज ही अगर हमसे पूछे यहाँ पर कितना है, तो हम लिखेंगे 4, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखना, ये एक इक्वेशन है, इसमें पूछा गया हमसे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 2 तक का एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना है। तो अब हम ग्राफ भी नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे, ध्यान से देखना। हम लिख रहे हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, हम समझ गए हैं यही फॉर्मूला ही है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मीनिंग ही है एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो डेल्टा वाई को लिखेंगे हम y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू, y2 क्या है, जब जो है x, एक सेकेंड, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो x2 कितना है देखना ध्यान से, x2 कितना है 2, ये क्या है x2 है, बेसिकली बताया नहीं जाएगा, ये अपने दिमाग में रखना है हमें, ठीक है ना। जो x इनिशियल होगा x1 x2 जो है फाइनल वाले, तो x2 कितना है 2, x1 कितना है 1, तो x2 माइनस x1 लिख लिया है यहाँ पर हमने। अब हमें देखना है कि x2 पर y2 कितना है, तो x2 पर y2 कितना है ध्यान देखना, तो x2 इसी पर पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पर 2 पुट करो, कितना मिलेगा देखो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 प्लस 4 × 2 8 आ जाएगा प्लस 2। अब y x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे हम, x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे, ध्यान से देखना कितना मिलेगा, 2 + 4 + 2। तो यहाँ पर मिल गया कितना हमें, 32 + 10 माइनस इधर मिल जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 - 1, 1 दे देंगे, तो ये आ गया 10 - 8 करेंगे तो 2, 34, ये आ गया रेट ऑफ चेंज 34, समझ रहे हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज में क्या करना है हमें, चेंज इन वाई क्वांटिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स क्वांटिटी लिखना है बस, ठीक है ना। एक क्वांटिटी का चेंज डिवाइडेड बाई दूसरी क्वांटिटी का चेंज, उसी को बोलेंगे हम एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसको थोड़ा केयरफुल होकर देखना, समझने की कोशिश करना। हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इंटरवल में नहीं, मतलब लार्ज इंटरवल में नहीं, वेरी स्मॉल इंटरवल में कितना रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर हम डेल्टा एक्स को स्मॉल करते चले जाएं, ठीक है ना, तो डेल्टा एक्स को स्मॉल करते चले जाएंगे, ध्यान से देखना, तो ये सेकंड जो है छोटा होता चला जाएगा, ध्यान से देखना, सेकंड जो है ये कर्व जो है ये स्मॉलर होते चले जाएंगे। डेल्टा एक्स और स्मॉल कर दिया, डेल्टा एक्स और स्मॉल कर दिया, तो ये और पास आ जाएंगे और पास आ जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, ये इतने पास आ गए हैं इसके, और इसी कर्व पर हैं ये, कहीं और भटक नहीं रहे, ये इसी कर्व पर हैं, ठीक है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा, ध्यान से देखना, ये ग्रीन लाइन को टेंड कर रहा है, ठीक है ना, ये ग्रीन लाइन को टेंजेंट को टेंड कर रहा है, देख लो ध्यान से। पहले पहले इन ये व्हाइट लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में एंगल ज़्यादा था, फिर ये जब और पास आया तो ये एंगल जो है और कम हो गया, ये एंगल और कम हो गया। जब ये और पास आए
तो एंगल जो है इसमें ग्रीन और वाइट के बीच में जो एंगल है और कम हो गया। जैसे जैसे ये पास आएंगे, ठीक है ना, जो ये एक्स क्वांटिटी है जैसे जैसे स्मॉल होगा, ध्यान सुनना, जो ये एक्स डेल्टा एक्स वाली क्वांटिटी है जैसे जैसे डेल्टा एक्स स्मॉल होगा, डेल्टा एक्स और स्मॉल कर दिया हमने, और स्मॉल कर दिया, डेल्टा एक्स स्मॉल करते चले गए। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाइट लाइन ग्रीन लाइन पर ही आ जाएंगे, ठीक है ना। और ग्रीन लाइन क्या है, एक्स कॉमा वाई के टेंजेंट है, ठीक है ना। तो ग्रीन लाइन क्या है, एक्स कॉमा वाई के टेंजेंट है, वाइट लाइन क्या है, सेकेंट है। तो जब डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल हो जाएगा तो सेकेंट और टेंजेंट दोनों बराबर हो जाएंगे, सेकेंट और टेंजेंट दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर वेरी वेरी स्मॉल डेल्टा एक्स सेकेंड एंड टेंजेंट बोथ आर सेम। ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं हम, फॉर वेरी वेरी स्मॉल डेल्टा एक्स, फॉर वेरी वेरी स्मॉल डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। अच्छा, डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल होगा तो डेल्टा वाई स्मॉल हो ही जाएगा, और वेरी स्मॉल डेल्टा एक्स रहेगा तो वहां पर सेकंड जो है टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है, जो सेकंड है वही टेंजेंट बन जाएगा। तो चाहे तो आप बोलो कि वेरी स्मॉल डेल्टा एक्स के लिए जो स्लोप है, वेरी स्मॉल डेल्टा एक्स के लिए जो सेकंड का स्लोप है, या फिर ऐसा बोल दो कि टेंजेंट का जो स्लोप है, ठीक है ना, टेंजेंट है उन्हीं का स्लोप देख लेंगे, और टेंजेंट के स्लोप को ही क्या बोल देंगे, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। हमें निकालना था रेट ऑफ चेंज, हमें पता है स्लोप होता है रेट ऑफ चेंज और सेकंड का स्लोप होता है। तो जैसे जैसे डेल्टा एक्स को स्मॉल करते चले गए, स्मॉल करते चले गए, स्मॉल करते चले गए, तो सेकंड जो था हमारा, सेकंड वाली लाइन जो थी, ठीक है ना, जो सेकंड वाली लाइन थी वो जो है टेंजेंट को टेंड करते गए, टेंजेंट पर चले गए। जो सेकंड वाली लाइन थी यहाँ पर हमारी, वो टेंजेंट वाली लाइन पर टेंड कर गए, ठीक है ना, एग्जैक्टली उसी पर सुपर इम्पोज हो गए, ऐसा बोल सकते हैं। टेंड कर रहे हैं, वैसे मैथमेटिकली करेक्ट रहना चाहिए, हमें टेंड कर रहे हैं बोलेंगे, ठीक है ना। डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल पर क्या हो जाएगा, सेकंड और सेकंड वाली जो लाइन है, सेकंड वाली लाइन और ये टेंजेंट वाली लाइन दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है ना, दोनों सेम लाइन हो जाएंगे। तो हमसे पूछा गया सेकंड का स्लोप बताओ, हम बोलेंगे टेंजेंट का स्लोप लिख लो, वही रहेगा सेकंड का स्लोप। तो हमको इतना समझ में आ रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्लोप या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा, किसी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्लोप या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज चाहिए, हम बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट का स्लोप लिख लो, बस काम बन जाएगा। अच्छा, तो यहां देखना ध्यान से, डेल्टा एक्स को फाइनाइट चेंज बोलते हैं, ठीक है ना, डेल्टा एक्स को फाइनाइट चेंज बोलते हैं, और डीएक्स जब वेरी वेरी स्मॉल चेंज रहता है ना तो उसको डीएक्स से लिखेंगे हम, ठीक है ना। बहुत स्मॉल चेंज अगर एक्स का है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा चेंज हुआ तो उसको डीएक्स से लिखेंगे। हम ऐसे बोल सकते हैं डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो को बोलेंगे डीएक्स, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो को क्या बोलेंगे, डीएक्स। डेल्टा एक्स जब बहुत छोटा रहेगा तो हम बोलेंगे दैट इज डीएक्स। अच्छा, या फिर ये भी बोल सकते हैं इनफाइनेटली स्मॉल चेंज, ठीक है ना, इनफाइनेटली स्मॉल चेंज भी बोला जा सकता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, लेकिन इतना ताम झाम लिखना नहीं है हमें, ठीक है ना, कि डेल्टा वाई लिखें फिर डेल्टा एक्स लिखें फिर यहाँ लिखें हम डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, इतना कुछ नहीं लिखना, हमें इसको शॉर्टकट में लिखना है। तो हमें पता है कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो पर डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स, तो नीचे आ गया डी एक्स, ठीक है ना। और dx जब रहेगा, डेल्टा x जब बहुत छोटा हो गया तो डेल्टा y भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो डेल्टा y को भी लिख सकते हैं हम dy, यहां पर लिख लिया हमने dy बाई डी एक्स, समझ रहे हैं। तो इतना कुछ नहीं लिखना है अब हमें, अब हमें लिखना है कि dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स, ठीक है। अभी dy बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें आइडिया नहीं है, बट ये नोटेशन हम समझ रहे हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या बोलेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंस्टेंटेनियस चेंज रेट ऑफ चेंज जो होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी स्लोप के बराबर ही होता है, हमें पता है।
तो ये भी टेंडिंग टू जीरो पर क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स। अच्छा, तो दो फॉर्मूले हमें मिल गए। अब फिर से एक मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, और दूसरा एक मिल गया हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज ऑल्सो इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अच्छा, इसी dy बाई डी एक्स को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये 9 से हम बाहर जा रहे हैं थोड़ा, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो है ही हमें 11th में, थोड़ा बहुत अभी पढ़ ले रहे हैं हम, ठीक है। इसी dy बाई डी एक्स को बोल रहे हैं हम डिफरेंशिएशन, इसी का नाम है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऐसा समझ लो कि स्लोप को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, हम ऐसा बोल सकते हैं किसी कर्व के स्लोप को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, या फिर रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। इसमें कई फॉर्मूले हम बोलेंगे डायरेक्ट कि ऐसे लिखते हैं और ऐसे करेंगे, ठीक है, वो बाद में 11th क्लास में एक्सप्लेन होगा मैथ्स वगैरह में। हम मैथ्स को एज अ टूल यूज़ करते हैं, ठीक है ना, केवल और केवल अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं मैथ्स को, तो हम ज़्यादा मैथ्स यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन को लिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन इज मेथड ऑफ फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी और स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है ना, हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। एक्चुअल डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन अलग है, ठीक है ना, वो हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन, जो हमारे काम का है उसके लिए लिख रहे हैं हम। तो डिफरेंशिएशन इज मेथड ऑफ फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी और स्लोप ऑफ अ कर्व, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, बेसिकली वो लिख रहे हैं हम कि रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे हम, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इसको ऐसे भी रीड करते हैं हम, ध्यान सुनना, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ऐसे भी रीड करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी रीड करते हैं, और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ध्यान सुनना, डी वाई बाई डी एक्स ये भी रीड करते हैं हम, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इनको कैसे रीड करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। अब कुछ रूल्स हैं, रूल्स हमें याद रखने हैं अभी, ठीक है ना। तो पहला रूल है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्यों जीरो होता है, समझ सकते हो आप, कि कांस्टेंट कोई है, जैसे y इज इक्वल टू 4 कोई लाइन है, y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 लाइन ये होता है, और y इज इक्वल टू 4 लाइन कहीं लिखा गया, इसका स्लोप कितना होगा बताओ, जीरो। स्लोप जीरो का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि स्लोप ही होता है डिफरेंशिएशन। तो इस वजह से कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए आप याद कर सकते हो इसको कि कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो लिख रहे हैं हम कांस्टेंट नंबर कोई भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन जीरो रहेगा, ठीक है। दूसरा रूल, x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x की पावर n माइनस वन, ठीक है ना। ये याद रखना है, n इज एनी नंबर, मान लो 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है। जैसे बोला जाए x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर 5, हम बोलेंगे 5 x की पावर 4, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 x की पावर 4, क्योंकि n माइनस वन आ जाएगा उधर, ठीक है। अच्छा, d बाई डी एक्स ऑफ टू क्वांटिटी का प्रोडक्ट, मान लो ये सम है, दो क्वांटिटी का सम है, एफ एक्स और डी एक्स, कोई दो फंक्शन है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। पहले जो है हम डिफरेंशिएट कर देंगे एफ एक्स को, जस्ट लाइक ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, वैसे ही डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। दो फंक्शन है, एक बार एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लिया, प्लस दूसरे फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे जी एक्स को, जैसे एफ एक्स होता है वैसे जी एक्स है, कोई दूसरा फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, कोई फंक्शन, एक चौथा भी रूल है, फोर्थ रूल ये है कि कोई फंक्शन में अगर मान लो किसी कांस्टेंट नंबर का प्रोडक्ट है, तो हम कांस्टेंट नंबर बाहर निकाल कर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे,
ठीक है ना। अभी हम समझेंगे एक एक करके। तो हमें 3 रूल मिल गए। पहला पहला रूल है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। दूसरा रूल है x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1। तीसरा रूल है f ऑफ ये डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस जी एक्स का डिफरेंशिएशन। और फोर्थ रूल हमने समझा कि कोई कांस्टेंट नंबर का किसी फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन है तो उस कांस्टेंट नंबर को हम बाहर निकाल के और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे अगर प्रोडक्ट में है तो। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन कुछ करते हैं एग्जाम्पल। जैसे अगर हमसे बोला जाए 4 का डिफरेंशिएशन कितना है तो हम बोलेंगे कितना, 4 इज कांस्टेंट 0। पाई का डिफरेंशिएशन, पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट नंबर 0। √2 का डिफरेंशिएशन 0। 2 की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, गेस करो। 2 की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तो ये x की पावर 5 नहीं है, ध्यान रखना। ये है 2 की पावर 5, ये कांस्टेंट नंबर है, इसका भी डिफरेंशिएशन 0। कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा उसका डिफरेंशिएशन 0। x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन बताओ, गेस करो। x की पावर 5 कितना हो जाएगा, 5x की पावर 4। x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन कैसे किया है इसको हमने, n-1, n x की पावर n-1 से कर रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो हम बोलेंगे n x की पावर n-1, तो 2-1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो x की पावर 1 जो है हम लिखते नहीं है, x ही है वो, ठीक है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, यहां पर बेसिकली लिखा गया x की पावर 1, ठीक है ना। x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे या x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वहां पर 1 लिखा गया है, वो दिख नहीं रहा आपको, लिखा गया है वो, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 1-1 0। तो समथिंग की पावर 0 क्या होता है, 1, तो ये आ जाएगा आंसर 1। तो ये याद रखना आप, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। ठीक है, आप याद भी रख सकते हो इसको, एज अ रूल समझकर इसे याद रख सकते हो। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 4x², ठीक है ना। 4x² अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो 4 जो है कांस्टेंट है, 4 को बाहर निकालो, 4 को बाहर निकाल लिया। और x² का डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8x। कैसे किया हमने, 4 कांस्टेंट था, मल्टीप्लिकेशन में था, बाहर निकाला, और x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ठीक है ना। n x की पावर n-1 से कर लेंगे हम, 2x आ जाएगा, मिल गया हमें 8x। -4, तो इसमें -4 बाहर निकाल लिया हमने, और x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, गेस करो। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x की पावर 2, तो यहां पर आंसर आ जाएगा -12x²। वैसे इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें x³ वगैरह का, लेकिन देख ले रहे हैं बस, आसान क्वेश्चन है ये सब। 5x, गेस करो ये ध्यान से, 5x इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसमें 5 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे हम। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी बताया था, क्या होता है x का डिफरेंशिएशन, 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर कितना आ जाएगा, 5। अब हम आगे चलते हैं। यहां पर 2 फंक्शन है, x² भी है और ये x³ भी है। तो x², एक बार x² का डिफरेंशिएशन कर देंगे प्लस x³ का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x। x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x²। बस हो गया आंसर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये देखना, 3 फंक्शन का इसमें सम है, x² है, 2x है, प्लस 3 है। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। और 2x का डिफरेंशिएशन गेस करो, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम,
2 और x का 1 तो +2। 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3 इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या कितना होता है? 0। लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें +0 लिख सकते हैं आप। लास्ट में आंसर लिखेंगे तो 2x + 2 ही आ जाएगा। समझ गए? तो ये है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये समझ गए हम। मतलब ये रहा y, ये हमारे लिए बेसिकली y है, और हम निकाल रहे हैं d/dx ऑफ y। ठीक है ना? जैसे यहां पर ध्यान से देखना, हमसे बोला गया y इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। x इज इक्वल टू 2 पर हमें स्लोप बताना है इसमें। तो यहां पर हमें पता है स्लोप, किसी इंस्टेंट पर स्लोप अगर हमें लिखना है तो क्या होता है? dy/dx, ये होता है स्लोप। ठीक है। अच्छा, y की वैल्यू कितनी है? तो y की वैल्यू जो है वो रख दो, 4x² माइनस 2x प्लस 2। ये लिख लिया हमने। अच्छा, अब जो है यहां पर इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इनका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा देखना, 4x²। तो 4x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 4 × 2x -2 + 0, तो ये आ गया कितना? 8x - 2। ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? 4x² में 4 बाहर निकालेंगे, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और इसके बाद जो है ये 4 है और 2x, 4 और 2x मिलके बना देंगे 8x - 2। अब हमें स्लोप कब चाहिए था? देखो क्वेश्चन में स्लोप कब चाहिए? x इज इक्वल टू 2 का स्लोप चाहिए, x इज इक्वल टू x पर नहीं, x इज इक्वल टू 2 पर। तो हम लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू, या स्लोप ब्रैकेट में लिख लो, एट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 इसी पर पुट करो, तो x इज इक्वल टू 2 इस पर पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा? स्लोप पर x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो। ठीक है ना? स्लोप का फंक्शन जो है उस पर x इज इक्वल, जो स्लोप का फंक्शन है उस पर x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 - 2 14। स्लोप कितना मिल गया? 14। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एक पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है ना? तो एक पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। तो यहां पर हमें पता है y इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है dv/dt। अब ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अभी तक क्या था? y और x में चलता था, अब जो है v और t में चल रहा है। ठीक है ना? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t ऐसे लिखेंगे हम। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x रहता था तो यूं लिखते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t है, तो यूं रिप्रेजेंट करेंगे हम। इज इक्वल टू लिखेंगे हम d/dt ऑफ, बस वेलोसिटी की जगह जो वेलोसिटी की वैल्यू था वही रख दो, 4t² + 2। तो अब जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जैसे डिफरेंशिएशन करते थे अभी भी वैसा ही डिफरेंशिएशन करेंगे, बस टाइम के रिस्पेक्ट में करना है हमें डिफरेंशिएशन। ठीक है? इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा हो जाएगा देखो, कितना मिलेगा हमें? 8t, 8t कैसा है समझ गए होंगे हम, प्लस 2, 2 का कितना हो जाएगा? 0। तो कितना हो गया? 8t। अच्छा, और t इज इक्वल टू 2 पर कितना हो जाएगा ये? ठीक है ना? t इज इक्वल टू 2 पर अगर देखेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? तो t इज इक्वल टू 2 पर देखेंगे तो आ जाएगा 8 × 2, ये मिल जाएंगे हमें 16। समझ गए? चलिए
कर लेंगे वैसे। अब आगे चलते हैं हम। यहां देखना है क्वेश्चन, फाइंड टाइम व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। ठीक है, तो पोजीशन हमें दिया गया है, ठीक है ना, और हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जीरो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन पहले तो निकाल लेते हैं, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही है क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x की जगह पर लिख देंगे हम x की वैल्यू कितना है, t² माइनस 4t प्लस 1। अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन आ गया 2t माइनस 4 प्लस 0। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज जीरो। तो जब ये जीरो होगा उस पर्टिकुलर मोमेंट का टाइम चाहिए हमें, तो इसको जीरो कर दो, ठीक है ना, इन्हें जीरो रख देंगे। अब तो जैसे इसको जीरो रखेंगे तो टी की वैल्यू कितने मिल जाएगी, देखो 4 इधर ले आएंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 2 सेकेंड आ गया आंसर। समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा टफ है, समझ रहे हैं ना। हम केवल अपने पर्पज के लिए पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स में जो यूज करेंगे हम, ठीक है ना, 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में जो यूज करेंगे, केवल उतना पर्पज फुलफिल हो जाए हमारा, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम केवल और केवल एरिया अंडर कर्व के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख रहे हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग एरिया अंडर अ कर्व, ठीक है ना। इंटीग्रेशन की एक्चुअल डेफिनेशन अलग है, ये इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन वगैरह होते हैं, उससे हमें अभी मतलब नहीं है। हमें मतलब है एरिया अंडर कर्व से, किसी कर्व का एरिया अंडर या किसी भी क्वांटिटी का एरिया अंडर कहीं निकालना होगा तो हम इंटीग्रेशन की मदद लेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमसे बोला जाए कि ये y इज इक्वल टू एक्स कोई फंक्शन है, y एफ एक्स कोई फंक्शन है या y कोई फंक्शन है, यहाँ पर इसका अंडर एरिया, ये एरिया निकालना है, x1 से लेकर x2 तक का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना, एक एलिमेंट चूज कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है ना, एक छोटा सा स्ट्रिप चूज कर रहे हैं, ये बहुत ही थिन स्ट्रिप है, ये इतनी थिन स्ट्रिप है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ना, ये जो डिस्टेंस है दिस इज dx, ये बहुत स्मॉल है, लेकिन बहुत स्मॉल है तो अगर स्मॉल बना देंगे आपको दिखेगा ही नहीं, इसलिए हम जो है इसको थोड़ा थिक बनाया है, वैसे बहुत ही स्मॉल है ये, ठीक है, बहुत ही थिन है dx। ये एक रेक्टेंगल की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है ना, ये एक रेक्टेंगल की तरह एक्ट करेंगे, कुछ यूं समझ लो, बहुत ही थिन रेक्टेंगल है ये, ठीक है ना, कुछ ऐसे रेक्टेंगल हैं, इनका रेक्टेंगल का ये विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, तो विड्थ है dx। अच्छा यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, तो यहां से यहां तक की लेंथ होगा इसका y कोऑर्डिनेट, इसका जो भी y कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, वही होगा इसका लेंथ, ठीक है। अच्छा तो इस छोटे से एलिमेंट का एरिया, इसको एलिमेंट बोलते हैं मैथ्स में हम, ठीक है ना, फिजिक्स से मैथ्स में हम इसको एलिमेंट बोलते हैं, कि स्मॉल एलिमेंट चूज किया हमने, ये स्मॉल एलिमेंट का एरिया कितना होगा अगर हम बात करें, तो कोई भी छोटी क्वांटिटी होती है उसको हम ds लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही छोटा एरिया है, एरिया को a से लिखते हैं हम, और बहुत ही छोटे एरिया को ds लिखेंगे हम, तो dA इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ, ये हो गया dA, ठीक है। लेंथ, ये dA इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स, वाई हो गया लेंथ और dx हो गया विड्थ, तो ये हो गया dA। अब इसको कर देंगे दोनों साइड इंटीग्रेट, ठीक है, ध्यान से सुनना, हमें क्या पता था अभी तक,
हमें पता है डी ए इज इक्वल टू वाई डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है ना। अब यही समस्या है। इंटीग्रेशन का सिंबल कुछ ऐसे होता है, ठीक है। समझ लो एस को हमने थोड़ा सा और वाइड कर दिया यूं, ठीक है ना, खींच दिया गया है एस को। इसी सिंबल को बोलते हैं हम इंटीग्रेशन के सिंबल हैं ये, ठीक है ना। इंटीग्रेट करना, समझ लो ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। अच्छा, इधर जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो A1 या इसका इंटीग्रेशन समझ लो डेफिनिट इंटीग्रेशन। खैर आपके सिलेबस में डेफिनिट वगैरह तो है नहीं, इसको समझाना जो है बहुत टफ है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं ऐसा समझ लो। x1 से लेकर x2 तक हमें एरिया चाहिए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हायर लिमिट, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बस सुनते रहो। अभी हम एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा डेल्टा ए, ठीक है ना। dx को जब इंटीग्रेट करेंगे हम, dx को ऐड करेंगे, dx को इंटीग्रेट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा डेल्टा ए, ठीक है ना। चेंज कितना आया एरिया में, एरिया कितना बढ़ गया वो देख रहे हैं हम, और ये है बेसिकली एरिया। अभी इसको देखेंगे कि ये कैसे निकालते हैं हम, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, ये फॉर्मूला मिल गया कि डेल्टा ए जो एरिया है, ये जो एरिया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, x1 से लेकर x2 तक का जो एरिया है, ये एरिया ये कितना होगा x1 से लेकर x2 तक का। तो हम बोलेंगे ये फंक्शन है, इसी को कुछ इंटीग्रेट वगैरह करेंगे तो मिल जाएगा हमें आंसर। अब समस्या है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल को फॉलो करेंगे तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं उस रूल को देखने। रूल ऑफ इंटीग्रेशन, x की पावर n कहीं लिखा गया है, हम थोड़ा n अजीब सा बनाते हैं। x की पावर n अगर कहीं लिखा गया है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट रहेगा। वैसे अगर कांस्टेंट आप नहीं भी लिखेंगे अभी तो चल जाएगा, 9th क्लास में इतना ज़रूरत नहीं है हमें वो सी लिखने की। कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट नंबर। कोई कांस्टेंट नंबर है मान लो, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन हो जाता है के एक्स प्लस सी। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं वही आ जाता है यहाँ पर। मान लो यहाँ डी टी होता तो यहाँ पर टी आ जाता। dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा। ध्यान रखना ये प्लस सी लिख लेंगे ही, ठीक है ना। मेन तो फॉर्मूला ये है और प्लस सी सभी में रहेगा, ठीक है। दो फंक्शन मान लो सम में लिखे गए हैं तो हम बोलेंगे एक बार पहले fx को इंटीग्रेट कर देंगे और फिर जो है gx को इंटीग्रेट कर देंगे, जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, जब यहाँ लिमिट लगाई जाती है तब कैसे करते हैं हम, तो जब भी fx को इंटीग्रेट करेंगे तो एक दूसरा फंक्शन मिलेगा। मान लो स्मॉल fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक मिल रहा है कैपिटल f फंक्शन, ये कोई फंक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो कुछ लिखा गया है एक्स स्क्वायर वगैरह कुछ लिखा गया है, पेंसिल, पेंसिल हो गई डिस्चार्ज। स्मॉल fx को हमने इंटीग्रेट किया तो मिल गया हमें कैपिटल fx। इसके बाद हम ऐसा कुछ बनाते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं और लिखते हैं x1 से लेकर x2 तक, लोअर लिमिट हायर लिमिट लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, ये जो ये कैपिटल F मिला है हमें, इसमें हम x2 पुट करते हैं, ठीक है ना। x2 की वैल्यू पुट करते हैं तो मिलता है हमें ये f ऑफ x2, ये बोलते हैं हायर लिमिट पुट किया हमने माइनस, फिर से लोअर लिमिट पुट करते हैं
ठीक है, और आंसर आ जाता है हमारा। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, तब जाकर आपको समझ में आएगा। जैसे देखना, ये कोई कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई कर्व है, हमें आइडिया है, ये कर्व से हमें मतलब खास नहीं है कि कर्व कैसा दिखता है, हमें पता है तो हम बना ले रहे हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 4 तक का एरिया निकालना है हमें, कि इसका एरिया कितना है बताओ। ठीक है, ये बहुत टफ टास्क है, क्योंकि कर्व पाथ है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। एरिया निकालना बहुत आसान होता है स्ट्रेट लाइन में, कर्व पाथ में ये एरिया निकाल नहीं पाते हम। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन की मदद से हम इजीली निकाल लेंगे। ध्यान से देखना कैसे। हमें निकालना था एरिया, तो हम बोल लेंगे डेल्टा ए, एक फॉर्मूला ये याद है हमें, वाई डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। बस एक फॉर्मूला याद रखना है बस इंटीग्रेशन में, ये और दो तीन जो इंटीग्रेशन करना है जैसे, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें। अब यहाँ पर y रख देंगे हम, तो y रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर थी, रख दिया। लोअर लिमिट कितना है, 1। एक्स की लोअर लिमिट कितना है, 1, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, बोलते हैं हम लिमिट। ठीक है, और ये 4 को बोलते हैं हम हायर लिमिट। ठीक है ना, 4 को बोलते हैं हम हायर लिमिट। तो लोअर लिमिट 1 है, हायर लिमिट कितनी है, 4। तो ये हो गया एरिया, कितना चेंज आया एरिया में वो देखेंगे हम। अब बात है इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट क्या करेंगे, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है n+1 डिवाइडेड बाई n+1। एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, n कितना है यहाँ पर 2, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा 3, n+1 मीन्स 3, 2+1 मीन्स 3, 3 डिवाइडेड बाई 3। फिर क्या बताया था हमने कि यूं जो है बना लेना है लोअर लिमिट हायर लिमिट। ये कैपिटल F मिल गया हमें, समझ रहे हैं ना, ये x³/3 ये कैपिटल F ही है। अब हम बोलेंगे कि हायर लिमिट रख दो, हायर लिमिट रख दिया हमने 4³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस, अब हम लोअर लिमिट रखेंगे 1³ डिवाइडेड बाई 3। समझ रहे हैं ना, एक बार हम हायर लिमिट रखेंगे उस फंक्शन में, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे उसी फंक्शन में, लिख दिए। तो x³ कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 3 -1/3, तो ये कितना हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 3, और 33 डिवाइडेड बाई 3 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, तो 21। तो ये मिल गया हमें एरिया, देखो 21 मीटर स्क्वायर, अगर मीटर में यूनिट्स हैं सारी तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, मिल गया एरिया। बहुत ही सिंपल है, इतना टफ नहीं है। ठीक है ना, इंटेलिजेंट हो आप, कर सकते हो। चलिए, तो पहला काम है ये फॉर्मूला याद रखना, दूसरा इसमें वैल्यूज पुट करना कि y कितना है, लोअर लिमिट कितनी है, हायर लिमिट कितनी है। नेक्स्ट वर्क क्या है, हम एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³/3। अच्छा, एक इसमें मिस हो गया, जब भी ये डेफिनिट लगाते हैं हम इसको बोलते हैं डेफिनिट, यहाँ प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं, प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना, जब भी ऐसे एरिया वगैरह निकालते हैं प्लस सी लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन तो लिखा हमने, ये इंटीग्रेशन तो लिखा हमने, प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। जब भी हायर लिमिट लोअर लिमिट वाला क्वेश्चन करते हैं हम तो प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, जैसे ये लिखा गया है 21 अपना भी आया था ना, हाँ, ये लिखा गया है वेलोसिटी इज इक्वल टू 4t-2 फाइंड एरिया अंडर vt, t इज इक्वल टू 2 to t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो हम लिखेंगे एरिया डेल्टा ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम t1 to t2। बस यहाँ y की जगह v आ गया, x की जगह t आ गया।
ठीक है। अब वैल्यूज रखो। T1 आप गेस करो कितना है। T1 लोअर लिमिट कितनी है टाइम की, 2। हायर लिमिट कितनी है टाइम की, 4। V कितना है, 4t माइनस 2 dt। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि अगर कहीं लिखा गया है नहीं पढ़ा था, x की पावर n होता है तो इंटीग्रेशन करते हैं ऐसे, और x की पावर 1 होगा, मान लो x ही है तो x की पावर 1 है वहां लिखा बेसिकली, तो x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, प्लस सी वगैरह रहेगा, ठीक है ना। x कहीं लिखा गया है इसका मतलब x की पावर 1 है वो, और x की पावर 2/2 आ जाएगा आंसर में। तो अब हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, तो ध्यान से देखना, 4t है, 4t को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 4 तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, उससे कोई मतलब ही नहीं इंटीग्रेशन से, 4 बाहर ही रख दो। t का इंटीग्रेशन क्या देगा, t का इंटीग्रेशन देगा t² डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हैं, t का इंटीग्रेशन क्या देगा, t² डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि t की पावर 1 है और +1 पावर करते हैं डिवाइडेड बाई वही करते हैं, तो 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t। फिर से लोअर लिमिट हायर लिमिट लगा देंगे 2 से 4 तक। तो अब हम हायर लिमिट लिखेंगे जब, तो ये इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2t² माइनस 2t। हायर लिमिट रख रहे हैं 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, हायर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखे हैं 2 अब हम, तो 2 इंटू 2² माइनस 2 इंटू 2। हायर लिमिट रख दिया हमने, लोअर लिमिट रख दिया, हायर लिमिट उसी फंक्शन में माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 32 माइनस 8 24 माइनस, यहाँ पर मिल जाएंगे हमें 4 to 8 माइनस 4, 4 आ जाएगा कितना आंसर, 20। समझ रहे हैं, बस यही करना है हमें, आई थिंक इतना ही था इसमें। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन कर ले रहे हैं हम ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन, ध्यान से देखना। जैसे अगर हमसे बोला जाए इंटीग्रेशन 4 इंटीग्रेशन लिखा गया है 2x² प्लस, नहीं 3x² प्लस 2x प्लस 2 dx, लिमिट दिया गया है 1 to 2, इसको इंटीग्रेट करना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर लीव करते हैं। तो 3x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट लगाया 1 to 2। तो ध्यान देखना, इसमें 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, हायर लिमिट रखते हैं हम, तो हायर लिमिट कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 4, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं 1 रखेंगे अब हम, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 12। समझ गए, चलिए ये रहा इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ कुछ जगह हमें ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, 9th और 10th में, ठीक है, इसलिए हमने देख लिया, तो थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा अब, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना, ये वीडियो ज़्यादा नहीं, ये 50 मिनट के अराउंड है, एक बार और देख लेना, ठीक है। चलिए, कुछ न्यूमेरिकल अगर आपके पास हैं, इसके बुक आपके पास है तो आप ट्राई कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर, ठीक है ना।